वजारत व खानदानी बहबूद की वजारत के ग्रांट और राज्यसभा में मुख्तलिफ वजारतों के कामकाज पर आज लोकसभा में जारी रहेगी बहस। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कानून साजी का काम फहरिस्त बंद। वायनाड में मरने वालों की तादाद हुई 250। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इमदादी कार्रवाइयां तेज। जदीद हल्के हेलीकॉप्टर तैनात। वजीर आजम मोदी की सूरत हाल पर मुसलसल नजर। सदर जमहूरिया की सदारत में गवर्नरों की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस आज से होगी शुरू। 3 नए फौजदारी कवानीन कबायली इलाकों में तरक्की समेत कई उमूर पर रहेंगे जेर बहस। नीट पेपर लीक मामले में पहली चार्जशीट दाखिल। सीबीआई ने 13 लोगों के खिलाफ तय किए इल्जामात। नीट यूजी 2024 इम्तिहान को मनसूख न करने की तफसीली वजूहात के साथ सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। हिजबुल्लाह और इजराइल के दरमियान कशीदगी में इजाफा। इजराइल पर दागे दर्जनों रॉकेट। जवाबी कार्रवाई में लबनान ने आईडीएफ को बनाया निशाना। भारत ने एडवाइजरी जारी करके शहरियों को फौरी तौर पर लबनान छोड़ने का दिया मशवरा। पेरिस ओलंपिक में आज बैडमिंटन में लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल में पेश करेंगे चैलेंज। मनु भाकर पर भी नजरे मरकूज। तीरंदाजी, जूडो, एथलीट, गोल्फ, सेलिंग और रोइंग में भी भारतीय खिलाड़ियों से रहेंगी उम्मीदें। और भारत और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज आज से कोलंबो में हो रही है शुरू। T20 सीरीज में क्लीन स्वीप करने के बाद पुरुम्मीद है भारतीय खिलाड़ी। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दौरान आज लोकसभा में माली साल 2024-25 के लिए सेहत व खानदानी बहबूद की वजारत के ग्रांट्स के मुतालबात पर बहस को आगे बढ़ाया जाएगा। नीज बहस मुकम्मल होने के बाद वोटिंग भी होगी और इसके अलावा ऐवान के एजेंडे में आज माही परवरी, मवेशी परवरी और डेयरी की वजारत से मुतालिक ग्रांट्स के मुतालबात पर बहस और वोटिंग भी शामिल है। लोकसभा में आज प्राइवेट मेंबर बिजनेस के दौरान लोकसभा मेंबरान की तरफ से पेश करदा करारदातों पर बहस की जाएगी। अगर राज्यसभा की बात करें तो आज ऐवान बाला में ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत के कामों पर शुरू होने वाली बहस को आगे बढ़ाया जाएगा। आयुष के मरकजी वजीर प्रताप राव जाधव ने कहा है कि जल्द ही मुल्क के शहरियों का नेचर टेस्ट किया जाएगा और इसके लिए मुल्क भर में नेचर टेस्ट की मुहिम चलाई जाएगी। नेचर टेस्ट के बाद लोगों को हिदायत की जाएगी कि वो अपने नेचर के मुताबिक अपनी खुराक तय करें। आयुष के वजीर प्रताप राव जाधव को सूर्या फाउंडेशन ने एजाज से भी नवाजा। देश में व्यापक स्तर पर प्रकृति प्रशिक्षण अभियान चलाया जाए। संकल्प स्वास्थ्य का, आधार आयुर्वेद का, इस बोध वाक्य के साथ देश का प्रकृति परीक्षण हम जल्द ही करने वाले हैं, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर देश के नागरिकों का प्राकृतिक परीक्षण होगा और उन्हें उनके प्रकृति के अनुसार स्वास्थ्य रक्षा के लिए किस प्रकार का आहार विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या इनका पालन करना चाहिए, इसका भी मार्गदर्शन मिलेगा। और लोकसभा में रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव के बयान के दौरान ऑपोजिशन के हंगामे के बारे में मरकजी वजीर श्री पदनायक ने कहा कि पार्लियामेंट के बजट इजलास में बजट से मुताल्लिक काम मुसलसल निपटाया जा रहा है। ऑपोजिशन का काम सिर्फ हंगामा करना है। आरएसएस के मामले पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से आरएसएस तवील अरसे से कौमी बहबूद और भारतीय सकाफत के लिए काम कर रही है, उस पर सबको फख्र होना चाहिए। मरकजी वजीर ने पेरिस ओलंपिक में भारतीय दस्ते को भी मुबारकबाद दी।
संसद का बजट सत्र चल रहा है। इस वक्त कई मुद्दे लिए जा रहे हैं और जहां एक और रेलवे मंत्रालय के बाद और कई मंत्रालयों पर चर्चा हो रही है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक जी हैं। सर, इस समय संसद के सत्र में जिस तरह का कार्य चल रहा है और जो बिजनेस चल रहे हैं, अभी बजट पे चर्चा हुई, उसके बाद डिमांड फॉर ग्रांट, तो पहले तो आप सर कैसे देखते हैं इस सत्र को अभी तक का? सत्र अच्छी तरह से चल रहा है। जिस तरह से बजट हमारी सरकार ने माननीय निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, एक संतुलित बजट, देश को विकसित भारत की ओर लेने वाला ये बजट है, ऐसे हम कह सकते हैं। सभी क्षेत्रों का विकास सही तरह से हो, इसके पीछे ये मकसद है। जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार समाज के हित में कार्य कर रही थी और उस पर जब सरकारी कर्मचारियों का अब सरकार ने बैन हटाया तो विपक्ष लगातार इस बात को मुद्दा बना रहा है। कल उपराष्ट्रपति जी ने भी कहा कि संघ एक सामाजिक संस्था है और वो समाज क्षेत्र में काम कर रहे। इस तरह से दुष्प्रचार करना सही नहीं। आप कैसे देखते हैं सर? ये तो सही है। माननीय उपराष्ट्रपति ने जो कुछ कहा है वो सही है। संघ एक, जैसा आपने कहा, वैसे सामाजिक संगठन है जो कहिए अभी कम से कम 90 साल से भी ज़्यादा ये राष्ट्र का राष्ट्र भक्ति जगाने का काम कर रहे हैं। इस देश का नागरिक राष्ट्रभक्त हो, इसीलिए हजारों कार्यकर्ता, हजारों प्रचारक इस संस्था के अंदर, इस सामाजिक संस्था के अंदर अपने जीवन भारत माता के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। और ऐसा एक संगठन बना है जिस संगठन की ताकत से राष्ट्र आज आगे बढ़ रहा है। सरकारी कर्मचारियों के ऊपर जो बैन लगाता वो हटाना राष्ट्र के हित में है, समाज के हित में है और ये होना चाहिए था। वो सही तरह से सरकार ने किया हुआ है। सर, एक और बड़ा दिन है आज जब पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल ने अपना परचम लहरा लिया है और लगातार तीसरा पदक हासिल किया है। सर, कैसे बधाई देते हैं? ये तो मैं हमारे सभी हीरो को जिन्होंने ये पदक प्राप्त किया है उनको मैं शतशः प्रणाम करता हूँ। इन्हें भारत का झंडा, खेल का झंडा आज ऊपर उठाया हुआ है और भी पदक निश्चित तौर से मिलेंगे। और ये प्रयास माननीय मोदी जी जब सत्ता में है उसी तरह से उन्होंने ये इंटेलिजेंट लोगों को निकाल के आज स्पोर्ट में उसको ट्रेन करके जो आज खेलो इंडिया हुआ और कुछ हो, ऐसा करके जो प्रयास किया, इसका ये फल है। ये थे केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक संस्था है जो लगातार समाज के हित में काम कर रही है और जो कांग्रेस के समय में आरएसएस पर बैन लगाया था, अगर मोदी सरकार ने उस बैन को हटाया है तो इसमें कहीं ना कहीं राष्ट्र हित में फैसला देख रहे हैं। और दूसरी तरफ भारतीय दल को भी श्रीपद नायक ने बधाई दी है, जिन्होंने पेरिस में भारत का झंडा बुलंद किया है। संसद भवन से कैमरामैन नवीन के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बीजेपी रुकन पार्लियामेंट ब्रिज लाल ने मथुरा कृष्णा जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है और कहा है कि यह फैसला हिंदू फरीक की बड़ी जीत है। जब 12 अगस्त से इस केस की समाअत शुरू होगी तो फैसला भी हिंदुओं के हक में आएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आया है और ये उसको मेंटेनेबल माना है। वहाँ पर ये सुनवाई होगी और इतने तथ्य हैं। अब तो इरफान हबीब जो हिस्टोरियन रहे उन्होंने माना कि हाँ मंदिर था, तो उसमें ये होगा और कालांतर में वहाँ मंदिर बनेगा। और रुकन पार्लियामेंट ब्रिज लाल ने पेरिस ओलंपिक में तमगा जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को मुबारकबाद भी दी है। सबसे बड़ी हमारी एक महिला खिलाड़ी जिन्होंने पहली बार ओलंपिक में 2 पदक जीता है। मोदी सरकार में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उनके ट्रेनिंग पर ध्यान दिया जा रहा है और उसी का परिणाम है हमारे मेडल आ रहे हैं। हमारी इस टीम को बहुत बहुत बधाई। और केरल के वायनाड में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी है। इस सिलसिले में वजीर आजम के दफ्तर ने पूरी सूरत हाल के बारे में मालूमात ले ली है और इसके अलावा बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने भी सूरत हाल की जानकारी ली है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के साथ कल से वायनाड के दौरे पर हैं और मुतासरीन से मुलाकात कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से बात करते हुए एयरफोर्स के चिंकू और एटीएफ की मदद से 3 टैंकर भी भेजे गए हैं। वजीर आला की दरख्वास्त पर पीएमओ ने तमाम जरूरी इक़दामात की यकीन दहानी कराई है।
और केरल के वायनाड में लैंडस्लाइडिंग से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मरकजी वजीर जॉर्ज कुरियन ने इस सिलसिले में दूरदर्शन के नुमाइंदे नीरज से खास बातचीत की है। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन इस समय रेस्क्यू साइट पर पहुंचे हैं और आपको थोड़े से दृश्य दिखाते हैं। हमारे कैमरामैन मोहित हुई के दिखाएंगे आपको कि ये आर्मी ब्रिज तैयार कर रही है और जैसे ही ये ब्रिज तैयार हो जाएगा उसके बाद रेस्क्यू भी तेज होगा और जो बड़े बड़े इक्विपमेंट हैं जिन्हें रेस्क्यू में इस्तेमाल किया जाना था वो इक्विपमेंट भी आसानी से पहुंच पाएंगे। जो केंद्रीय मंत्री हैं वो लगातार हॉस्पिटल का दौरा कर रहे हैं, रेस्क्यू जहां पर चल रहा है वहां पर पहुंच रहे हैं, किस तरह के हालात हैं, केंद्र और क्या क्या सहायता कर सकता है उसके लिए खुद केंद्रीय मंत्री इस समय हमारे साथ हैं। सर, अभी राहत और बचाव का जो काम चल रहा है, रेस्क्यू का काम चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है सर? ये सेंट्रल की जो फोर्सेस है इन्होंने जुल मिलकर काम कर रहे हैं। कॉम्पनसेशन भी प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर किया है, ये 8 बजे डिक्लेयर किया है उसी दिन। तो 2 लाख का जो जिनका निधन हुआ है और जो इंजर्ड है उनके लिए 50,000 का दे दिया है। ये तो प्रधानमंत्री ने उसका ये कॉम्पनसेशन डिक्लेयर किया है। अभी तो ये काम ये चल रहे रेस्क्यू का और रिकवरी का जो काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये बेली ब्रिज हो रहे हैं, ये कंप्लीट होने से 90% इसके लिए काम ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा सर, अगर आप देखें कि पहले भी तमाम एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि ये इको सेंसिटिव जोन है और जिस तरीके से यहाँ पर लगातार कंस्ट्रक्शन किया गया, माइनिंग की गई, फ्यूचर में इस तरह की घटना ना हो उसको भी आप देख रहे हैं? कुछ ऐसा कहें कि नहीं, जो इधर होने के बाद इधर ये रेस्क्यू और ये रिकवरी है, ये रिलीफ है, उसके लिए मुझे भेजा गया है। सिर्फ उसके लिए, कुछ नहीं है और कुछ नहीं करना है, ये कॉन्सेंट्रेट करना है। अभी रेस्क्यू की क्या कंडीशन है और आप जगह जगह गए हैं, बाकी जगह की किस तरह की हालात है, खासतौर से मुंडकई जो विलेज है? मुंडकई में कल सुबह में गया था। ये तो इनका जो उधर से शुरू हुआ रेस्क्यू काम के लिए मिशनरी है, ये तो उधर पहुंच नहीं सकता है। ये ब्रिज कंप्लीट होने से हो जाएगा तो जल्दी हो जाएगा ये रिकवरी और बाकी कुछ ये है तो ये किसी को उधर से रेस्क्यू करना है ये भी हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट खासतौर से मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी लगातार टच में हैं गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, और क्या डायरेक्शन है प्रधानमंत्री के? ये तो प्रधानमंत्री ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये मिनट बाई मिनट रिव्यू अमित शाह जी कर रहे हैं। मैं तो ये रिपोर्ट ये भेज रहे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जो बता रहे थे कि मिनट बाई मिनट यहाँ पर जो भी घट रहा है उसकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं और खुद केंद्रीय मंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं उन जगहों पर जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, ग्राउंड जीरो से वायनाड। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में शदीद बारिश और तबाही से पैदाशुदा सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। कल वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। एयरफोर्स के चिनूक और MI-17 को राहत और बचाव के लिए भेजा गया है। मरकजी हुकूमत की जानिब से ATF की मदद से 3 टैंकर्स भी भेजे गए हैं। उत्तराखंड के वज़ीर आला की दरख्वास्त पर PMO ने तमाम ज़रूरी इक़दामात की यकीन दहानी कराई है। BJP के कौमी सदर JP नड्डा ने भी सूरत हाल की जानकारी ली और इसके अलावा केदारनाथ में फंसे लोगों को जल्द अज जल्द महफूज मकामात पर पहुंचाने का काम मुसलसल जारी है। फिलहाल केदारनाथ यात्रा को 2 दिन के लिए रोक दिया गया है और इससे कबल उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने जुमेरात को मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस का जायजा लेने के लिए इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में हुकाम के साथ एक जायजा मीटिंग भी की। मानसून की बारिश ने पहाड़ी इलाकों में शदीद तबाही मचाई है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से तबाही के मनाजिर देखे गए हैं और इस वाक़े में 50 से ज़ायद अफराद लापता और 2 अफराद हलाक हो गए हैं। वज़ीर आज़म हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने के मामले की खुद निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने आला हुकाम से मुतासरा अफराद की हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाने के लिए भी कहा है।
पीएम मोदी की हिदायत पर राहत का काम तेजी से जारी है। दरअसल शिमला और कुल्लू अजला में श्रीखंड की पहाड़ियों में बादल फटने से सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। शिमला के रामपुर के समेज खंड में बादल फटने से जानोमाल का काफी नुकसान हुआ है। मणिकरण वादी के मनाला इलाके में बादल फटने के बाद पार्वती नदी की सतह आब में इजाफा हुआ है। बारिश की सूरत हाल के बारे में बात करते हुए महकमे मौसमियात ने आज चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी में शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 2 से 6 अगस्त तक ऊना, बिलासपुर, सोलन समेत हिमाचल के कुछ मकामात पर शदीद बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। शदीद बारिश के इम्कान के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने मंडी के तमाम स्कूल और कॉलेज बंद रखने की हिदायत दी है। लोगों को नदी नालों के करीब न जाने की हिदायत भी दी गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में गवर्नरों की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगी। ये कॉन्फ्रेंस सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की सदारत में होने वाली गवर्नरों की पहली कॉन्फ्रेंस होगी। कॉन्फ्रेंस में तमाम रियासतों के गवर्नर शिरकत करेंगे। इसके अलावा नायब सदर जमहूरिया, वजीर आजम, मरकजी वजीर दाखिला, ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर, वजीर तालीम, कबायली उमूर के वजीर, वजीर इत्तलात और नशरियात, वजीर माहौलियात व जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के वजीर, नौजवानों के उमूर और खेल के वजीर, नायब सदर और नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव और वजीर आज़म के दफ्तर, काबीना सेक्रेटरीट, वजारत दाखिला और दीगर वजारतों के आला अफसरान भी शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में 3 फौजदारी कवानीन का निफाज, आला तालीम में इस्लाहात और यूनिवर्सिटियों की मंजूरी, कबायली इलाकों, तबक्काती अजला व ब्लॉक्स और सरहदी इलाकों की तरक्की, मेरा भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत और एक पेड़ माँ के नाम जैसी मुहिम में गवर्नरों का किरदार और कुदरती काश्तकारी, अवामी राब्ते को बढ़ाना और रियासत में मुख्तलिफ मरकजी एजेंसियों के दरमियान बेहतर तालमेल में गवर्नर साहिबान का किरदार शामिल है। गवर्नर अलग अलग ग्रुप में इन मौज़ूआत पर गौर ख़ौस करेंगे। और सीबीआई ने बिहार में नीट यूजी के दाखिला इम्तिहान के पेपर लीक मामले में 13 मुल्जिमान के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें कलीदी मुल्जिम मनीष प्रकाश, सिकंदर यादवेंदु और दीगर 11 के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 120B, 201, 409, 380, 411, 420 और 109 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बिहार पुलिस के इक़्तिसादी जराइम ने पेपर लीक होने के मामले में एक मुनज़्ज़म बैन रियासती ग्रोह का पर्दाफाश किया है। ये केस इस साल 5 मई को पटना के शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था और 23 जून को सीबीआई के हवाले किया गया था। सीबीआई ने इस मामले में अब तक 58 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई की है और बिहार पुलिस की तरफ से गिरफ्तार मुल्जिमान समेत 40 मुल्जिमीन को गिरफ्तार किया गया है। जांच में इंकशाफ हुआ है कि नीट यूजी दाखिला इम्तिहान के पर्चे इम्तिहान की तारीख से एक दिन पहले झारखंड के हजारीबाग मरकज से लीक हुए थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट नीट यूजी 2024 के इम्तिहान को मंसूख करने से इनकार करने की तफसीली वजूहात के साथ आज अपना फैसला सुनाएगा। 23 जुलाई को अदालत उस्मा ने IIT मद्रास के जरिए किए गए डेटा तजज़िये और रिकॉर्ड्स पर रखे गए दीगर डेटा का हवाला देते हुए दोबारा जांच का हुक्म देने से इनकार कर दिया था। युग युगीन भारत म्यूजियम के लिए 3 रोजा रियासती म्यूजियम कॉन्फ्रेंस दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गई है। मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका इफ्तिताह इजलास से खिताब किया और क्या कुछ खास है इसमें, देखते हैं हमारे नुमाइंदे ग्रीश निशाना की यह खास रिपोर्ट। नई दिल्ली के भारत मंडपम में जुमेरात से 3 रोजा रियासती म्यूजियम कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। वजारत सकाफत के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद इस कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताई इजलास को मरकजी वजीर सकाफत व सयाहत गजेंद्र सिंह शेखावत ने खिताब किया। इस मौके पर मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद रियासती अजायब घरों और मरकजी हुकूमत के दरमियान ताउन को फरोग देना है ताकि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के युग युगान भारत म्यूजियम के विजन को अमली जामा पहनाया जा सके। मशहूर भारतीय और बैनुल-अक़वामी म्यूजियम पेशावर अफराद की क़यादत में सलाहियत साजी की वर्कशॉप की एक सीरीज के जरिए वजारत का मकसद रियासती सतह के एहलकारों को आर्काइव और म्यूजियम इंतजामिया में जरूरी महारतों से आरास्ता कराना है। भारत के म्यूजियम्स को हम किस तरह से
विश्व स्तरीय बना सकें, उनके उसमें आने वाले लोगों का एक्सपीरियंस जो है उसको अपलिफ्ट कर सकें। और उसके साथ साथ में सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का एक महत्वपूर्ण उद्घोष कि हम भारत में विश्व का सबसे बड़ा म्यूज़ियम जो है वो निर्मित करेंगे। वो पूरे भारत का म्यूज़ियम भारत का दर्पण किस तरह से बने, भारत के ऐतिहासिक वैभव का, भारत की सांस्कृतिक विविधता का दर्शन किस तरह से बने, इस दृष्टिकोण से जो है आज यहाँ सभी 3 दिन के कॉन्क्लेव में रख रखाव के बारे में भी चर्चा होगी, युग युगीन भारत के म्यूज़ियम के बारे में भी चर्चा होगी, राज्यों के म्यूज़ियम्स के बारे में भी चर्चा होगी। युग युगीन भारत संग्रहालय के लिए भारत के नवादिरात की जामे तफहीम को फरोग देने के लिए रियासतों को इस कॉन्फ्रेंस में अपने मुतालिका रियासती मजमूओं के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करने के लिए मदऊ किया गया है। So this is the third in the series of capacity building workshops and brainstorming workshops that we are doing. We started with about 80 central government ministries and departments in June. Then we looked at our own 10 museums that we have, which are the museums of national importance as per the 7th schedule. And now we are, going down, penetrating to the state and the provincial levels. 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो 3 अगस्त तक जारी रहेगी, मुल्क भर के रेजिडेंट कमिश्नर्स, म्यूजियम के डायरेक्टर्स, सुपरिटेंडेंट्स, क्यूरेटर्स और मुहक्किकीन समेत स्टेक होल्डर्स के ग्रुप इकट्ठा हुए हैं। ग्रीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के कुछ अहम अखबारात की सुर्खियां जान लेते हैं, जहां कोटे के अंदर कोटे पर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने लगाई मोहर, यानी कि दर्जे फहरिस्त 7 व कबाइल के रिजर्वेशन में ज़ैली दर्जाबंदी को मिली मंजूरी। फैसले से कई रियासतों को मिली राहत। आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है और हिजबुल्लाह के कमांडर फवाद शुक्र को इजराइल ने बैरूत में कत्ल कर दिया था। वहीं इसी हवाले से तेहरान के दारुल हुकूमत तेहरान में हमास के सियासी शोबे के सरबराह इस्माइल हानिया की हलाकत का जिम्मेदार भी इजराइल को ठहराया जा रहा है। और ये कशीदगी जो बढ़ रही है उसकी वजह से तमाम शहरियों को एडवाइजरी दी गई है कि वो इस वक्त लबनान का सफ़र ना करें। भारत ने भी अपनी एडवाइजरी जारी की है। आगे बढ़ते हैं, इसी हवाले से आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने शहरियों से कहा है कि वो लबनान छोड़ देने की उन्होंने अपील की है और साथ ही साथ अमेरिका ने भी अपने शहरियों से लबनान का सफ़र ना करने की अपील की है। और ये एक ख़बर यहाँ पर शाया हुई है, आपको बता दें कि अमेरिकी अखबार के हवाले से शाया हुई है कि इस्माइल हानिया को निशाना बनाने के लिए कमरे में पहले से ही कई दिनों पहले बम रख दिया गया था, जिसकी वजह से ये हलाकत जो है वो हो पाई है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और अब आगे बढ़ते हैं, कुछ मजीद बैनुल-अक़वामी खबरें भी जान लेते हैं, जहां हिजबुल्लाह और इजराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। दरअसल इजराइल के गोलान की पहाड़ियों में एक फुटबॉल के मैदान पर हिजबुल्लाह के हमले में 12 बच्चे मारे गए थे, जिसके बाद इजराइल ने बैरूत में हिजबुल्लाह के आला कमांडर फवाद को हलाक कर दिया था। फवाद की मौत के 48 घंटे के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल के मगरबी गैलेरियल रॉकेट हमले के लिए किए और इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की। और खेल की खबरों की बात करें तो अनंतजीत सिंह नुरुका आज पेरिस ओलंपिक में मर्दों के स्केट शूटिंग की क्वालिफिकेशन में हिस्सा लेंगे। पेरिस ओलंपिक में 2 कांसे का तमगा जीतने वाली मनु भाकर तीसरा तमगा जीतने के लिए 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन में हिस्सा लेंगी। मनु के अलावा ईशा सिंह भी क्वालिफिकेशन में नजर आएंगी। वहीं आपको बता दें कि कश्ती रानी में भारत की नेत्रा कुमानन खवातीन की डिंगी इवेंट में रेस 3 और रेस 4 में मुकाबला करेंगी, जबकि मर्दों के ज़ुमरे में विष्णु रेस 3 और रेस 4 में मुकाबला करते नजर आएंगे। हॉकी में भारतीय टीम शाम 4:45 पर ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला करेगी। भारतीय टीम बेल्जियम से शिकस्त को भूलकर जीत के इरादे से उतरेगी।
वहीं बैडमिंटन में लक्ष्य सेन शाम 6:30 पर क्वार्टर फाइनल मैच में खेलेंगे। उनका मुकाबला चीनी ताइपे के खिलाड़ी से होगा। वहीं T20 सीरीज में श्रीलंका को क्लीन स्वीप करने के बाद भारत और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज आज से शुरू हो रही है। वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली मुख्तसर वक्फे के बाद भारतीय टीम में वापसी कर रहे हैं। मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को दे इजाज़त। आदाब।